हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। थर्ड वीडियो है ये इन्वायरमेंट थ्योरी का, घटना चक्र का। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको टाइमलाइन पूरा पता चल जाएगा, टाइमलाइन पता चल जाएगा। सबसे पहले 1972 की बात करते हैं। 1972 से पहले एक 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था, ये हमें पता ही है। रामसर कन्वेंशन किसके लिए? वेटलैंड के लिए। 1972 में होता है फर्स्ट ह्यूमन एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस। कहाँ पे? स्टॉकहोम में, स्वीडन में। तो याद रख लो, फर्स्ट ह्यूमन एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ? स्टॉकहोम में, स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ। कोई दिक्कत नहीं। इसका जब 20वां एनिवर्सरी था, 20वां मतलब 20 साल पूरे हुए थे 1992 में। यहाँ पे कहाँ क्या हुआ? ये रियो में, रियो डी जेनेरियो, ये ब्राज़ील में है। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में एक और कॉन्फ्रेंस होता है, उसका नाम क्या था? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। इसका क्या नाम था? इसका था फर्स्ट ह्यूमन एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस, ह्यूमन एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस। लेकिन इसका क्या नाम था? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इसको हम अर्थ समिट भी बोलते हैं, अर्थ समिट। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ? रियो यानी ब्राज़ील में हुआ। और इस पे मेन फोकस क्या था? नाम से ही पता चलता है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस किया जाए या इन्वायरमेंट पे, क्योंकि डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा करते हो तो आप इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हो, तो दोनों में बैलेंस कैसे किया जाए। तो इसीलिए इस समिट को हम क्या बोलते हैं? अर्थ समिट। इसी समिट को रियो समिट भी बोलते हैं, इसी को 1992 समिट भी बोलते हैं। प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या था वो हमने देख लिया। एक चीज़ और याद रख लीजिए आप लोग, एक बॉडी के बारे में आपने जरूर सुना होगा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ध्यान देना, उस बॉडी का क्या नाम है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका फॉर्मेशन कब हुआ? इसका फॉर्मेशन हुआ 1972 में। तो आप बोले भैया 1972 में तो फर्स्ट ह्यूमन एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस हुआ था स्टॉकहोम में। तो इसी मीटिंग में यूएनईपी का भी गठन किया गया, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का, जिसका हेडक्वार्टर है नैरोबी में। तो तीन चीज़ हमने डिस्कस कर लिया, एक यूएनईपी 1972 में, और पहला ह्यूमन एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम, जो कि स्वीडन में है, 1972 में। उसके बाद इसी में निकल के आया यूएनईपी, जिसका हेडक्वार्टर है नैरोबी में, केनिया, नैरोबी। और 1992 में रियो कॉन्फ्रेंस होता है ब्राज़ील में। क्या, कौन सा कॉन्फ्रेंस नाम था? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको हम अर्थ समिट भी बोलते हैं। उसके बाद ये दोनों कॉन्फ्रेंस हो गया। इसके बाद एक और कॉन्फ्रेंस होता है 1997 में। ये कॉन्फ्रेंस रियो के 5 साल बाद हुआ। इस कॉन्फ्रेंस में बस यही मैटर डिस्कस करना था कि क्या जो हम काम कर रहे हैं, मतलब जो जो हमने वादा किया था जो जो करने का, वो सब कर भी रहे क्या नहीं, क्या सिविल सोसाइटी ये सब काम कर रही कि नहीं। तो ये स्पेशल सेशन हुआ था, ये बात याद रहे। कहाँ पे? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। बस इतना ध्यान रखना है, हो गया। तो 1997 में ये समिट हुआ था, अर्थ समिट प्लस 5 साल बाद हुआ था। और यूएन जनरल असेंबली कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में, हम पता ही है। अब हम रियो +10 समिट देखते हैं। ये कहाँ पे हुआ था? जोहान्सबर्ग में हुआ था 2002 में। और ये एक और समिट हुआ था, रियो समिट तो आपको पता ही है, 1992 में हुआ था। इसके 20 साल बाद जो समिट हुआ था ना, वो भी रियो में ही हुआ था। अब एक चीज और हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में किस मीटिंग में बात हुई? तो 1987 की बात है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ब्रंडलैंड कमीशन। इसने सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की थी। उस रिपोर्ट का क्या नाम था पता है? आर कॉमन फ्यूचर, आर कॉमन फ्यूचर। यानी ब्रंटलैंड कमीशन ने सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की थी, और उस रिपोर्ट का नाम क्या था? आवर कॉमन फ्यूचर। इस रिपोर्ट में उसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात की थी। कौन सी कमीशन? ब्रंटलैंड कमीशन है। इस कमीशन का बात होना चाहिए।
1987 है। अब हम रियो के बारे में थोड़ा बहुत और डिस्कस कर लेते हैं। रियो के बारे में ये तीनों चीज़ हमने डिस्कस किया। रियो 1992, 1972 वाला स्टॉकहोम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कब है। आपसे पूछा जा सकता है कि 1992 में रियो कन्वेंशन, रियो जो हुआ था मीटिंग, उसमें 3 कन्वेंशन आया था। वो तीनों कौन कौन है, इनिशिएट हुआ था वही 3 कन्वेंशन। वो तीनों कन्वेंशन कौन कौन है, नाम लिख लिया आप। पहले का नाम है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। सेकेंड है बायोडाइवर्सिटी वाला यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और एक है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो डेजर्टिफिकेशन है, बायोडाइवर्सिटी है, फ्रेमवर्क और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। तीनों 1992 के रियो समिट में ही ये निकला था। एक और चीज़, एजेंडा 2021 भी, सॉरी एजेंडा 21, क्योंकि अब 21वीं सेंचुरी आने वाली है। 2000 से लेके 2099 तक 21वीं सेंचुरी जो भी चल रहा है, तो इसमें किसको क्या करना चाहिए वो सब बात दिया हुआ है एजेंडा 21, ये भी इसी समिट में है। उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि भाई बताइए फंडिंग के लिए क्या क्या, कोई फंडिंग के लिए बात करता है। तो हाँ, फंडिंग के लिए कई सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो फंडिंग पे बात करती है। एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। इसको भी उसी समिट में इस्टेब्लिश किया गया था, रियो और समिट में, ताकि इन्वायरमेंट के प्रॉब्लम को टैकल किया जा सके। कौन अभी सीईओ है याद नहीं रखना, लेकिन ये प्रोवाइड करता है, किसको फंड प्रोवाइड करता है, लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री को, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री के जिसके पास पैसे नहीं है। ताकि देखो जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है उनका भी कुछ अपना नेशनल एडेप्टेशन प्रोग्राम होता है ना, उस प्रोग्राम को कैसे अचीव किया जाए उसके लिए फंडिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है। COP7 कब हुआ था, मैराकस में हुआ था, ये अब नहीं पूछेगा, ये जो पुराने क्वेश्चन में पूछा हुआ था। उसके बाद एक स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड बनाया था, इस भी COP7 में बना था। ये इसके कारण ये पूछा जा सकता है कि स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड किस COP में इस्टेब्लिश हुआ था। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 7 में इस्टेब्लिश किया हुआ था। ये किसकी कॉन्फ्रेंस की बात करता है, UNFCCC की। ठीक है ना। अभी आपको पता है COP26 हुआ है ग्लासगो में। चलिए, और एक चीज आपसे पूछा जा सकता है भाई, जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की बात करो, इसमें कौन कौन एसोसिएटेड है। एक है वर्ल्ड बैंक, एक है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इन तीनों के बारे में हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। एक देखो, अब GEF जो एक काउंसिल है, इसमें GEF की सेक्रेटरी, GEF ट्रस्टी, ये सब याद नहीं करना है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा था कि GEF काउंसिल मतलब ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी जो पैसा देता है वो किस किस कन्वेंशन से रिलेटेड पैसा देता है। एक तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, UNFCCC, स्टॉकहोम जो पॉप्स है, पॉप्स का मतलब होता है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। उसके बाद कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि है ओजोन लेयर को डिप्लेक्ट होने से बचाने के लिए, और लास्ट है मिनामाता कन्वेंशन मरकरी के लिए। ठीक है ना। तो ये सब के लिए ये पैसा देता है। एजेंडा 21 के बारे में हमने आपको बता ही दिया था। एजेंडा 21 एक लीगली है लेकिन नॉन बाइंडिंग है, मतलब लीगली नॉन बाइंडिंग है, वॉलंटरी इम्प्लीमेंट किया जाता है, और एक्शन प्लान ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने बताया था ना, कब आया था, 1992 में। ये बस थोड़ा टाइमलाइन आपको दिखाने की कोशिश करा कि पहले स्टॉकहोम हुआ था, उसके बाद अर्थ समिट हुआ था, और उसी में एजेंडा 21 आया था। ठीक है। 1997 का भी हमने डिस्कस कर लिया था, और रियो डी जेनेरियो में आया था, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एजेंडा 2021 में किसके बारे में बात किया जा रहा था। एक तो पॉवर्टी इरेडिकेशन की बात कर रही थी। सेकेंड है फूड, क्लीन वाटर, सोशल सिक्योरिटी, सर्वे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, और जेनरस कैपिटल ट्रांसफर पे फोकस किया जा रहा था। ठीक है।
अब रियो प्लस 20 यानी 20 साल की यूनिवर्सिटी। देखो स्टॉकहोम के 20 साल बाद रियो आया था, लेकिन रियो के 20 साल बाद पता है रियो ही आया था। और ये 20वां एनिवर्सरी हुआ था किसका, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, हमें पता ही है। इस कॉन्फ्रेंस का आउटकम क्या निकला, आउटकम निकला द फ्यूचर वी वांट। देखा सबका आउटकम, ब्रंटलैंड कमीशन का आउटकम क्या लिखा था, आवर कॉमन फ्यूचर। उसी में सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी। इसका आउटकम क्या निकला, द फ्यूचर वी वांट। ठीक है, इसमें सपोर्ट की बात की गई थी। एक और चीज, एक वर्ड है पेज। पेज का मतलब है पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, कि भाई ग्रीन इकोनॉमी आपको लाना है तो उसके लिए पार्टनरशिप करना होगा, इसके बारे में बात की है। पेज इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपीएससी में ही पूछा था। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन का नाम है नीरी। नीरी का फुल फॉर्म है नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। आपको लगे कि यार इसको देख के आपको लगे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है, लेकिन यहाँ पे आप गलत हो जाओगे और एग्जाम में इसी पे ड्वेल करता है कि कहाँ आपको गलत करवा सकते हैं। ठीक है, लिखो नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कंस्टिट्यूएंट लेबोरेटरी है किसका, CSIR का। CSIR का फुल फॉर्म क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। लेकिन CSIR तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर आता है, तो ये भी इनडायरेक्टली नीरी जो भी है वो भी साइंस एंड टेक के दायरे में ही आएगी, तो याद रख लेना है आपको। नीरी सिचुएटेड कहाँ पे, नागपुर में, महाराष्ट्र में। और ये इस्टाब्लिश किया गया था, पहले नाम कुछ और था, सेंट्रल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन 1958। वाटर सप्लाई, सीवेज डिस्पोजल रिलेटेड इस पे ही काम करता है। ठीक है ना। एनवायरनमेंट साइंस और इंजीनियरिंग के फील्ड में ये लेबोरेटरी का काम करता है और CSIR के अंदर आता है। 5 जोनल लेबोरेटरी है इसके अंदर, एक है चेन्नई में, दिल्ली में, हैदराबाद में, कोलकाता में, मुंबई में। कुछ नहीं याद नहीं रखना कहाँ पे सिचुएटेड है, बस वो याद रखना है, नागपुर। ठीक है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है यहाँ से पता चल जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक। प्लीज मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक कंफ्यूज कर सकते हैं ये आपको। नीरी पहला ऑप्शन भी बनाएगा, इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक। एक है नेशनल एनवायरनमेंट अपीलेट अथॉरिटी। नाम से पता है कुछ ना कुछ अपील से रिलेटेड होगा। देखो अब कोई फैक्ट्री आप एस्टाब्लिश करना चाहते हो, ठीक है, तो आप गए क्लियरेंस के लिए, तो आपको इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के थ्रू आपको क्लियरेंस नहीं मिली और आपको बोल दिया भाई आपका प्रोजेक्ट खराब है, आपको क्लियरेंस नहीं हो मिल सकता है। लेकिन फिर आपको हाथ में कोई पावर ही नहीं है, आप फिर कहीं आगे जा ही नहीं सकते। नहीं, इसके बाद आप अपील कर सकते हो यहाँ पे कि सर देखिए ना, हमको लगता है कि इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, इसमें एक बारी और हमारा अपील सुन लीजिए। समझ में? इसको बनाया कब गया, 1997 में एक एक्ट के थ्रू, यानी एक पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनाया गया है। किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। कि किसी के साथ इनजस्टिस नहीं हो सके। यहाँ पे एक चीज यहाँ पे भी आपको गलती करवा सकता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। देखो ये किस चीज में बात करता है, ये इंटरनेशनल कॉपरेशन करता है, ये सब में गलती आप नहीं करोगे। और मेट्रोलॉजी और हाइड्रोलॉजी में काम करता है, कोई गलती नहीं करोगे। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 193 मेंबर स्टेट है और कुछ टेरिटरी है, यहाँ पे भी गलती नहीं करोगे। लेकिन क्या ये प्री यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है? हाँ करेक्ट बात है, ये इसका फॉर्मेशन यूनाइटेड नेशन के फॉर्मेशन से पहले हुआ था। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1873 में। ये एक अच्छा इन्फॉर्मेशन है, इस पे आपको ऑप्शन गलत करवा सकता है कि ये क्या ये प्री यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है या यूनाइटेड नेशन के बाद बना था। उसके बाद 1951 में 17 मार्च को, डेट नहीं याद रखना है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी बना था यूनाइटेड नेशन का बाद में। समझ में? यूनाइटेड नेशन का स्पेशलाइज्ड एजेंसी बाद में बना था। और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट किया गया था 1950 में। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे, जिनेवा में, स्विट्जरलैंड। जनरल सेक्रेटरी ये सब करंट अफेयर्स में जो होगा वो इसको याद करना। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम तो हमने बताया था 1972 में स्टैब्लिश किया था नैरोबी में।
उसके बाद इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, ये एक एजेंसी है यूएस का, ठीक है ना, और ये लॉ वगैरह को इन्फोर्स करने के लिए बात करता है ताकि हेल्थ बचाया जा सके, इन्वायरमेंट का, ह्यूमन का, इंडिविजुअल का। उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ग्रीन पीस इंटरनेशनल। ये एक एनजीओ है। सिंपल एक पूछ देता है एनजीओ के बारे में, जैसे पूछा था एक बारी एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक एनजीओ है। इसका हेडक्वार्टर क्या है, आम्स्टरडम। ये सिंपल ग्रीन पीस से नाम से ही पता चला इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। उसका नीति आयोग का फुल फॉर्म याद रखना, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। ये नोडल एजेंसी है ताकि कोऑर्डिनेशन कर सके और इम्प्लीमेंटेशन कर सके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का। अब कुछ एक्ट है जो इन्वायरमेंट कन्वेंशन से रिलेटेड है। सबसे पहले इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। इससे पहले वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट आया था 1972 में, याद रखना है। ये जो 1986 वाले एक्ट को ना हम अम्ब्रेला लेजिस्लेशन बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर फिर कई सारे लेजिस्लेशन हैं। और हमने इसलिए बनाया क्योंकि एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, हमने बताया था कि ह्यूमन इन्वायरमेंट वाला 1972 में कॉन्फ्रेंस हुआ। तो यहाँ पे जो बातें की गई थी उसको सिर्फ बात ही रहने दे थोड़ी फायदा होगा, इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए अपने देश में, इसके लिए किया गया, ठीक है। और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को इनेक्ट किया गया आफ्टर भोपाल गैस ट्रेजडी, कि मिथाइल आइसोसाइनेट इसमें निकला था, ये बात याद रखना, आइसोसाइनाइड, ठीक है। और किस आर्टिकल के थ्रू, आर्टिकल 253 के थ्रू, 253 के थ्रू, ठीक है। और ये नॉर्मल बात है। उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी को कंस्टिट्यूट किया गया था अंडर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। देखो हमें ले कि सिंपल इस कमेटी के बारे में पूछेगा कि इस कमेटी कौन सी एक्ट के थ्रू एस्टैब्लिश किया गया था, तो आपको ले कोई और साइंस एंड टेक का कोई एक्ट होगा, लेकिन ये एक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी को रीनेम किया गया था जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। एनजीटी की बात करें, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्यों? क्योंकि 2010 को एक एक्ट जिसका नाम है एनजीटी एक्ट, उसके थ्रू इस्टेब्लिश किया गया था। इसके थ्रू होता क्या है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी केस होता है उसको जल्दी से डिस्पोज किया जा सके। और इन्वायरमेंट, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट इज द पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, जो कि अंडर आर्टिकल 21 में आता है। क्योंकि राइट टू लाइफ के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे राइट है, मतलब छोटे नहीं बोल सकते, बहुत सारे राइट है, उसमें एक राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट भी है, ठीक है। ये अभी का देख लेना कि अभी कौन से चेयरपर्सन है एनजीटी के, किस चीज़ में प्रॉब्लम सॉल्व करता है, इन्वायरमेंटल सेफ्टी। ये नॉर्मल बात है, इस पर क्वेश्चन नहीं बनेंगे, और बनेंगे तो आराम से बता दोगे। तो ट्रिब्यूनल बनाने से क्या फ़ायदा होता है कि जो हाई कोर्ट के पास बहुत सारे केस पेंडिंग है उसको जल्दी करे, क्योंकि इस ट्रिब्यूनल के पास एक्सपर्टीज है इन्वायरमेंट के फील्ड में। ट्रिब्यूनल के पास होता है ना कि इसको पेटिशन को 1 मंथ के अंदर क्लियर करने देना होता है, जिस दिन फाइल किया उसे 1 महीने के अंदर। कुछ और फैक्ट है, जैसे ये तो जनरल बात है कि ज़्यादा आपको अर्बनाइजेशन या इंडस्ट्रियलाइजेशन करोगे तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी इम्पैक्ट करेगा। ग्रीन डेवलपमेंट एक बुक है, किसके द्वारा लिखा गया है, WM एडम्स। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ग्रीन डेवलपमेंट एक किताब है जो WM एडम्स के द्वारा लिखा गया है। फुल नेम इस किताब का क्या है, ग्रीन डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी इन डेवलपिंग वर्ल्ड। पहला एडिशन इसका 1990 में पब्लिश हुआ। एक चीज़ आपसे पूछा जा सकता है कि क्योंकि ऐसा पूछा गया है क्वेश्चन कि रूरल डेवलपमेंट के या पंचायती राज के फादर कौन है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है नेचुरल फार्मिंग के फादर कौन है। किनको बोला जाता है कि ये डिस्कवरर और इनोवेटर है, नाम है मसनोवा फुकुओका। क्लियर। ऑस्ट्रेलिया ने लॉन्च किया है ग्रीन आर्मी ताकि इन्वायरमेंट को कंजर्व किया जा सके। बहुत सारे उसमें यंग लोग को रिक्रूट किया गया है। पंजाब चाह रहा है कि ग्रीन हाउस फार्मिंग हम करें वेजिटेबल का, इसलिए उसमें पंजाब की एक कंपनी है मार्क फेड और जो इजराइल की कंपनी है सयाग ग्रुप, ये दोनों ने आपस में एग्रीमेंट किया है, ठीक है। उसके बाद ये नॉर्मल बात है कि मिक्स्ड क्रॉपिंग, ऑर्गेनिक मैन्योर, नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट एंड पेस्ट रेसिस्टेंट क्रॉप वेराइटी आर बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये कभी भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। द अंडरलाइन डायमेंशन ऑफ SDG टारगेट आर क्लोजली रिलेटेड है आपस में,
ठीक है ना। और HDI जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है और SDG ये सब आपस में है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है और पहली बार 1972 में इस्टेब्लिश किया गया था। स्टॉकहोम कब हुआ था ये तो हमें पता ही चल गया था, ये डिस्कस किया था। उसके बाद वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का जो नया वाला थीम होगा ना वो याद कर लेना, पुराना कोई थीम याद नहीं करना। ये देखो 2021 का है इको सिस्टम एंड रिस्टोरेशन, ठीक है ना। और 2022 का थीम क्या है, ओनली वन अर्थ, फोकस ऑन लिविंग सस्टेनेबली इन हार्मनी विथ नेचर, ठीक है ना। 50 साल पूरे हो गए 2022 में, क्योंकि 1972 से मनाया जा रहा है। तो इन्वायरमेंट का पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। सेकेंड चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। पहले चैप्टर में एक सेकंड देख रहे, पहले चैप्टर में कुछ और बचा होगा नहीं, पहला चैप्टर खत्म हो गया। सेकेंड चैप्टर है इकोलॉजी, सेकेंड चैप्टर हो जाएगा। उसके बाद थर्ड चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी। इकोलॉजी में बहुत चीज़ हमें पता ही होगा, फिर भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए थैंक यू सो मच।